तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसको पीछे अधूरा छोड़ा था, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें आता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, देन वी विल मूव ऑन टू न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें न्यूटन आइंस्टाइन का एक अच्छा योगदान था। ठीक है, जिसको हम लोग सब जानते हैं इक्वल टू MC²। अब ये इक्वल टू MC² आया कैसे, या फिर उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज लेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये काम करता है इसमें, और बस उस चीजों को सिंपल रखना है और क्लियर करना कंसेप्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहेंगे? तो न्यूक्लियर एनर्जी उसे कहते हैं जब कोई न्यूक्लियर फ्यूजन में या फिजन में या फिर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जब किसी तरह का मास का लॉस हो। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जो मास रहेगा वो मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट का मास में कम आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मास रहता है कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया उसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, उसी का बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं और इस अभी टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे कि क्या है भाई, है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी को निकालने का तरीका इसमें क्या हो जाएगा, E बराबर डेल एम मतलब मास में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट में जितना था, रिएक्टेंट का ऑलवेज ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट का कम रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ C²। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो कि हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब आइंस्टाइन ने इस पर क्या दिया था थ्योरी, कि उन्होंने कहा था कि इट हैज बीन सीन दैट व्हेनेवर देयर इज अ न्यूक्लियर चेंज देन मास ऑफ कंजर्वेशन वायलेट्स। तो उन्होंने देखा था कि मास ऑफ कंजर्वेशन वायलेट कर रहा है। ऑब्वियसली रिएक्टेंट में जब ज्यादा आएगा और प्रोडक्ट में कम आएगा तो वायलेट तो कर ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसीलिए मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। तो अब पता लगाएंगे कि ये जो मास चेंज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और कितना मास चेंज हो रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब न्यूटन का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद जब उसका डेफिनेशन जाता है तो बोलते हैं 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करना है, फिर 1 वॉट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे। उसी तरह यहाँ पे 1 kg का जो मास है वो जब लॉस होता है तो कितना एनर्जी निकलता होगा, ये डिस्कस करने के लिए हम लोग 1 kg मास लॉस लेते हैं, मतलब डेल एम का जो वैल्यू होगा वो 1 kg लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते कि एनर्जी कितना आ रहा। तो जब कैलकुलेट किए तो एनर्जी हम लोग का मिला ना 2.5 × 10⁻10 किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर में निकाले। अगर किलोवाट आवर में नहीं निकालना तो आप सिंपली जूल में भी निकाल सकते हैं, 9 × 10⁻16 जूल निकलता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मास इज लॉस्ट, जब लॉस्ट करेगा तो आपको निकालना रहेगा कि एनर्जी कितना होगा, वो भी किसमें, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो हम लोग को पता है कि 1 एटॉमिक यूनिट में कितना होगा, 1.67 × 2 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ये मास किसका हो गया पता है, ये मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, समझे, क्योंकि मास जो होता है वो छोटा होता है। 1 AMU कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बुक में मिल जाएगा, जो कि होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। तो उसी फॉर्मूला से निकाले, जो आपको केमिस्ट्री का बुक में मिल जाएगा कि 1 AMU जो है वो कैसे निकालते हैं। तो इन जनरली उसको निकालने का तरीका वही है ना। तो हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे जो AMU का kg में कितना होगा, है ना, क्योंकि ये तो भाई 1 एटम का ही तो मास बताएगा। तो आगे देखते हैं। तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज से और 10⁻⁻16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, है ना। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का जब मास रहेगा तो कितना मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट निकलेगा, फिर प्रोटॉन का रहेगा तो कितना निकलेगा, न्यूट्रॉन का रहेगा तो कितना निकलेगा। ठीक है, 939 हो जाएगा न्यूट्रॉन का, 938.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा प्रोटॉन का।
आइए तो देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड लिक्विड फ्यूजन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूजन का बात करेंगे। फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन का बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है कि लाइट न्यूक्लियस या लाइट न्यूक्लाई बोले आप लोग, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दो लाइट न्यूक्लाई लेंगे जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो आप इस चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी का पहला पार्ट है ना। अनस्टेबल होता है, लाइट न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है क्योंकि क्या होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इम्बैलेंस होता है, ठीक है। व्हेन टू लाइट न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, ठीक है, दो लाइट न्यूक्लियर रहेगा और फिर वो कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक हेवी न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियस कैसा रहेगा उसका, वो स्टेबल बनाना चाहता है, मतलब क्या करेगा, ये भी इस ग्रुप में आना चाहता है 50 से लेके 140 के ग्रुप में। ये मास नंबर होता है जो कि स्टेबल होता है इन जनरल, ठीक है। और हेवी न्यूक्लियस अगर लेंगे तो हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, वो टूटता है। इसमें क्या हुआ, मिला और वो टूट गया, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक, क्या बोल सकते हैं इसको, हेवी न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, टूट गया, टूट के दो अलग अलग बना, है ना। और इस वाले में क्या हो रहा है कि दो लाइट न्यूक्लाई आपस में जुड़ गया, है ना। तो जब जुड़ता है तो फ्यूजन होता है और जब टूटता है तो फिजन होता है ना। When two heavy nucleus is splitted into light nuclei बोल सकते हैं या फिर सेम साइज भी बोल सकते हैं उनका, है ना, तो वो फिजन कहलाता है। दोनों में ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। एनर्जीज में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यही रहेगा। तो पहला बात तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, मतलब अपने से नहीं होता ही, इसको करवाना पड़ता है। कैसे करवाएंगे समझिए। पहले एक यूरेनियम का एटम लेंगे जो कि अनस्टेबल होगा, 92 है मास, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 92 लिखे इधर, ये 92 है, 92 है इसका मास, ठीक है। अब 92 मास नहीं, इसका एटॉमिक नंबर है। फिर इसके साथ हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रॉन छोड़ दिए। क्या किए, देखिए इस तरह से, यहाँ पे क्या किए, न्यूट्रॉन छोड़ दिए इसमें। न्यूट्रॉन जाके इससे टकराया, टकराने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज किया एनर्जी, ठीक है। जब रिलीज किया तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है ना, तो इसमें जब टकराया तो इसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन एक ऐड हो गया, तो देखिए 36 हो गया, 235 था और 236 यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसमें से तीन न्यूट्रॉन्स निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन्स निकला, एनर्जी निकला जो कि बहुत ही ज्यादा होगा, हद से ज्यादा, है ना। और 2 और क्या बोलते हैं एलिमेंट निकलेगा, जैसे बेरियम हो गया और एक क्रिप्टन हो जाएगा, है ना। क्रिप्टन और बेरियम निकला ये सब, और 3 न्यूट्रॉन निकला और साथ में एनर्जी, ठीक है। अब इसमें भी इम्बैलेंस है, मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ जो कि ज्यादा है मास ऑफ प्रोडक्ट से। सो नाउ लॉस इन मास इज इन फ्यूजन रिएक्शन, कितना मास का लॉस होता है, तो यहाँ पे डेल में एम में जो चेंज आता होता है वो 0.20 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो आपका बुक से लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों का मास को कैलकुलेट करके निकाला गया है, बुक में भी मिल जाएगा आपको, देखिए बुक का इस सेक्शन में मिलेगा, बुक के आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा, देखिए इस तरह से निकाला गया है ना। फिर इसका मास को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस किया है, सबका मास को जोड़ देंगे, जितना मास दिया हुआ था रिएक्टेंट में उसका मास लिए तो उसका मास इतना आया, फिर उसके बाद जोड़ दिए। ये किसका मास था, ये न्यूट्रॉन का मास था। फिर उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास लिए, फिर सबका मतलब ये हो गया बेरियम, क्रिप्टन, फिर 3 को जो न्यूट्रॉन निकला वो उसका मास को लेके फिर माइनस किए, माइनस करने के बाद डिफरेंस कितना है, देखिए इतना आ रहा है ना, समझ गए ना। बट फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 AMU बराबर इतना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, भूलिएगा मत, ठीक है। एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो न्यूट्रॉन दिया रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितना, क्योंकि AMU में इतना करता है, तो हम लोग ये निकाल कितना रहे, ये तो मास ही निकाल रहे हैं, तो बस उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। जब यूरेनियम के बारे में बात हो ही रहा है ना, तो थोड़ा उसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। तो जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का सीन कुछ ऐसा है ना, हम लोग को 238 92, ठीक है, और एक होता है यूरेनियम 235 92, ये 2 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम,
ठीक है, 2 आइसोटोप है यूरेनियम का। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप ये है जो 99.3% मिलता है, ठीक है। और ये जो आप यूरेनियम देख रहे हैं ये मिलता है 0.7%। बहुत ही ज्यादा मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब पूरा प्रोसेस के बाद, फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद आपको इतना यूरेनियम मिलता है। ये काम का यूरेनियम होता है, ये ऐसे ही है। वैसे फिजिबल दोनों है, इससे भी फिजन कर सकते हैं, इससे भी फिजन कर सकते हैं। एनर्जी तो निकालना किसी से भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है, इसको कर सकते हैं। इसके लिए फास्ट न्यूट्रॉन से अटैक करना पड़ेगा, फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए, और इसमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। स्लो न्यूट्रॉन, ये फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया, ठीक है। स्लो वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, समझ में आया। तो इस यूरेनियम का क्या है यूज, हम लोग देखेंगे 2 वे में। तो जो यूरेनियम का 2 वे में यूज है वो एक हो जाता है कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। अब ये अनकंट्रोल्ड वाला में क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड वाला में जो जैसे बॉम्ब का नाम सुना ना, एटॉमिक बॉम्ब यूज करता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब एक यूरेनियम लेते हम लोग और उसमें फिर एक न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं तो क्या होता है कि ये टूटता है, स्प्लिट करता है, ठीक है। टूट गया है ना, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, और क्रिप्टन तो देगा ही, Kr और Ba देता ही है ये 2 ठो, साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज किया। फिर ये न्यूट्रॉन 3 पार्ट में और टूटेगा, फिर ये 3 पार्ट में और टूटा, फिर ये 3 पार्ट में और टूटेगा, फिर यहाँ से फिर 3 पार्ट में और टूटा, ठीक है। फिर 3 पार्ट में और टूटेगा, फिर 3 पार्ट में और टूटेगा, फिर यहाँ से भी 3 पार्ट में और टूटा। मतलब इस तरह से ये 3 पार्ट में और टूटते जाएगा। जय हो का मूवी का तो डायलॉग सुने होंगे ना, कि बोलता है कि आप किसी एक को थैंक यू बोले और बाकी सबको थैंक यू ना बोले, आप 3 की मदद करें, बाकी 3 को बोले कि आप आगे 3 की मदद करें। वही 3 का हिसाब चलता है इसमें भी। ये भी जय हो देख के आया है, ठीक है। ऐसे ऐसा बढ़ते जाता है, समझे, इस तरह से। तो ये बढ़ते जाएगा जब तक सारा यूरेनियम खत्म ना हो जाए, समझे। तो ये होता है अनकंट्रोल्ड वे में। अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, तो कुछ मॉडरेटर्स जैसे हार्ड वाटर, ग्राफाइट, ठीक है। ये सब से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब दी न्यूट्रॉन्स। ये क्या, ये सब तो न्यूट्रॉन ही तो है। ये छोटा छोटा डॉट देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रॉन होता है, जो बॉम्बार्डमेंट के बाद जो इसमें हम लोग छोटा सा न्यूट्रॉन जब इसमें हम लोग देते हैं ना, तो जब बॉम्बार्डमेंट होता है फिर ट्रेमेंडियस एनर्जी निकलता है, तो उससे ये न्यूट्रॉन्स ही निकलता है, ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स ही निकलता है जो बढ़ते जाता है, ठीक है। जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्राफाइट ये सब मॉडरेटर्स यूज करते हैं। मॉडरेटर्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा इस जगह पे, है ना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो कौन कौन सा मॉडरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, हेवी वाटर भी है ना, ग्राफाइट भी है। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस जगह पे देख सकते हो। तो इस तरह का था ये। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बल्कि ये जो फ्यूजन होता है ना कहीं किसी न किसी हद तक तो फ्यूजन के कारण फ्यूजन करवाना पड़ता है। जैसे ये जो फ्यूजन हो गया, इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। वो फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, समझे। तो उसको करवाने के लिए कभी कभी हम लोग को फ्यूजन करवाना पड़ता है, तब जाके होगा। क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करना, क्योंकि इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इतना हीट तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके। क्या होता क्या इसमें, आइए समझते हैं कि जब 2 हम लोग न्यूक्लियाई लेते हैं, उसको जब हम लोगों को फ्यूजन कराना होता है, मतलब सामने लाना होता है, ठीक है, सामने लाना। तो भाई दोनों पॉजिटिव है तो सामने तो आएगा नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिपेलिंग फोर्स लगेगा, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कर लेते हैं हम लोग। देखिए पॉसिबल नहीं होता, फिर भी साइंटिस्ट लोग कहीं ना कहीं जगह तक तो पहुंच चुका है कि हाँ कर ही लेगा, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगा ही लेता है ना। टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, है, ठीक है। तो ये हम लोग कर भी लेते हैं, हाई प्रेशर डाल के, हाई टेम्परेचर डाल के। तब जब हम लोग ये प्लस और प्लस को मिलाते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियाई को मिलाएंगे, तो फ्यूज करने पर एक बड़ा सा, या बोल सकते हैं इन्हीं का साइज का एक हेवी न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। ये प्लस और प्लस जोड़ के हेवी न्यूक्लियस मिलेगा। दिस फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है,
ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं कुछ कि जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन का एटम लेंगे। अब ये हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप लेते हैं। क्या है ये आइसोटोप का नाम, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को दोनों मिला के हम लोग क्या बना लिए, एक हीलियम बना लिए। ठीक है, ये एक हीलियम है, आई बात समझ, और साथ में कुछ एनर्जी निकलेगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट, इस केस में भी मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से। लेकिन ये वाला आप मत देखिएगा, इसमें खाली शॉर्ट फॉर्म में एक समझाने के लिए कि हाँ ये मिलता है तब एक बनता है। मेन ये वाला जिसमें हम लोग 3 ड्यूटेरियम का यूज करते हैं, 3 ड्यूटेरियम, पहले दो ठो यूज किए तो क्या मिला, एक हीलियम का आइसोटोप मिला, जैसे ये वाला है 2। ठीक है, यहाँ 1 1 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बना और एक न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसके बाद इसी को लेके एक और ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेरा हीलियम एटम निकल जाता है और एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। इसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बुक से ही लिया गया आपका। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि हीलियम है इधर हम लोग ड्यूटेरियम लिए, रिएक्शन करवा रहे तो क्या बनेगा। अब बताए थे कि हीलियम का आइसोटोप के साथ ड्यूटेरियम का रिएक्शन कराते तो हीलियम ही बनता है। ठीक है, आप इधर जोड़ के देख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 और 2 कितना होता है, 5, तो हीलियम का तो भाई 4 होता है, बचा कितना 1, तो इधर 1 लगा दीजिए, काम खत्म। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 ड्यूटेरियम मतलब 1 और 2 ड्यूटेरियम को मिला के हीलियम बना रहे। हीलियम का आइसोटोप बनेगा जो कि रहेगा 3, और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे है ही, है ना। न्यूट्रॉन का यहाँ पे तो 0 होता है, कुछ होता नहीं उसका, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है और एनर्जी निकला। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिए, सन में जो रिएक्शन होता है उसमें 4 गो हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 4, तो चारों हाइड्रोजन मिलकर रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, यहाँ पे हीलियम एटम बनाता है और साथ में पॉजिट्रॉन बनाता है। ये बताए थे बीटा होता है, लेकिन बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकालता है, तभी ना बैलेंस होगा। जैसे 1 2 3 4 है तो भाई हीलियम का तो 2 होता है ना, तो 2 प्रोटॉन हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज और होना चाहिए, तो ये पॉजिट्रॉन के रूप में निकलता है। ठीक है, ये सन में ही होता है इन जनरल। और बाकी बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो रहेगा जो कि 2 बैलेंस करते हैं इसमें, और प्लस एनर्जी जो कि 26.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। अब हाइड्रोजन बम जो होता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले, ये हाइड्रोजन बम जो होता है वो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, जो कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ होना चाहिए केल्विन, तब जाके हाइड्रोजन बम काम करेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करना है ना, तो आपको पहले एटम बम एक्टिवेट करना पड़ेगा। एटम बम डालिए, एटम बम फोड़िए, उसके बाद हाइड्रोजन बम ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। ठीक है, अब इसी का कंपैरिजन देखते हैं आगे, है ना। कंपैरिजन में क्या है कि भाई एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा, तो फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी लगता है कि नहीं, फ्यूजन में कम रहता है। फ्यूजन का एनर्जी देखिए आप, इतना टेम्परेचर है तो एनर्जी इतना लगेगा ही ना, उसमें हीट एनर्जी काम कर रहा है 10⁻⁷ केल्विन, है कि नहीं। उसमें तो 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है फ्यूजन में, और इसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर में काम कर जाता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर हाई चाहिए। पावर प्लांट में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, है कि नहीं। और दूसरा आ जाएगा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट रिलीज करता है अपने से, समझ में आया, अल्फा बीटा गामा निकालता है, और ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं निकालता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज करके निकालता है, ये हाइड्रोजन हो जाता है, हीलियम हो जाता है। ठीक है, इन्हीं को यूज करके देखिए, ये जो हाइड्रोजन यूज किया ये तो रेडियो एक्टिव नहीं है, फिर भी इसको यूज करके हम लोग इतना ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं ना, जो कि सन में होता है ना। बाकी इसमें न्यूक्लियर बम में बनाने के लिए यूज होता है, और ये हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूज होता है। बस ये कुछ बेसिक नॉलेज था इसके बारे में, छोटा सा टॉपिक कवर करना था, है ना। अब खत्म हो चुका है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। तो जय हिंद।